हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेशन थिएटर में पाई जाने वाली बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती है। वहाँ की हॉस्पिटल की लॉन्ड्री होती है, वहाँ का स्टरलाइजेशन कैसा होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, और ओल्ड और न्यू हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें क्या अंतर है, ये सब को हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन, मतलब उसकी परिभाषा। इट इज़ अ फैसिलिटी विद इन द हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन अ स्टराइल इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल का जो मेन एरिया होता है ऑपरेशन थिएटर या ओटी, यहाँ पर ये हाईली सस्पिशियस और ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है उसकी शल्य क्रिया करने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं या ऑपरेशन होता है वो यहाँ पर किया जाता है विथ स्टराइल इन्वायरमेंट के साथ में। यहाँ पर स्पेशली पर्यावरण को स्वच्छता पूर्वक बना करके, और जो पेशेंट है उसमें भी इन्फेक्शन किसी भी प्रकार से ट्रांसमिशन ना हो सके और स्प्रेड आउट ना हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन किया जाता है। सेकेंडरी हम लोग देखेंगे ओल्ड ऑपरेशन थिएटर। ओल्ड ऑपरेशन थिएटर जो फर्स्ट जनरेशन का हॉस्पिटल था वहाँ पर था ओल्ड ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पर ज़्यादा इक्विपमेंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जहाँ पर जो बेड है वो या फिर जो लाइट वगैरह है उसकी सुविधा सही से नहीं हो पाती थी। बाद में इसके लिए न्यू ऑपरेशन थिएटर अपडेट किया गया जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स ये सेकेंड जनरेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लाया गया। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इक्विपमेंट्स के ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट है सर्जन एंड असिस्टेंट इक्विपमेंट। जो सर्जन्स होते हैं और जो उनके असिस्टेंट होते हैं उनको कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, या पीपीई जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आत्म सुरक्षा के उपकरण कौन कौन से। एप्रन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमें हर एक प्रकार के ब्लड स्टेन, यूरिन, स्पूटम स्पेसिमेन या वॉमिट इत्यादि जितने भी जो स्टेन्स होते हैं या जो हमको मेडिकल के प्रोसीजर करते समय किसी प्रकार से हमको हार्म कर सकते हैं, उसके लिए एप्रन बेस्ट होता है। सेकेंडरी है कैप जो होता है आपके जब किसी भी प्रकार का हम प्रोसीजर कर रहे हैं या ऑपरेशन थिएटर में हैं तो हमको अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो किसी भी प्रकार का जो हेयर फॉलिकल है या हेयर पार्टिकल है वो ऑपरेशन के समय में कहीं पर फॉल डाउन ना हो सके, इसके लिए हमको कैप यूज़ करना होता है। थर्ड वन है शूज़ जो कवर होता है वो भी ऑपरेशन के समय यूज़ किया जाता है किसी प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं, स्टेन्स हैं उससे बचने के लिए। इसके अलावा बूट्स भी यूज़ किए जाते हैं, लॉन्ग बूट्स आते हैं जो आपकी नी तक के एरिया को कवर करके रखते हैं। सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। सर्जिकल ग्लव्स जो होता है ये प्रिवेंट करता है आपको हर एक प्रकार की कंटामिनेशन से जो डॉक्टर को पेशेंट से हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली टच करेंगे तो हम ज़्यादा हाईली कंटामिनेशन के उसमें आ सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमेशा सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं वो यूज़ करके रखना होता है। जो मास्क होता है, मास्क आपको प्रिवेंट करता है किसी भी प्रकार के ऐसे इन्फेक्शन से जो एयर में मिली हुई जो इन्फेक्शन होती है, जो एयरबर्न ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो गए या कोविड-19 के पेशेंट हो गए। ने जो एयरबर्न डिसीज़ है जो कि हवा में फैलने वाली बीमारी है उससे बचाती है, तो इसके लिए आपको आपके माउथ और आपके नोज़ दोनों को कवर करके रखने का काम करता है। ये मास्क बहुत अच्छा होता है, पीपीई का बहुत अच्छा ये इक्विपमेंट है। ग्लासेस जो होती हैं ये आपकी आइज़ को कवर करके रखता है। जब आप सर्जरी कर रहे हो या असिस्ट कर रहे हो सर्जरी को, तो उस ड्यूरेशन में आपके आई वाले एरिया को सेफ रखने का या प्रोटेक्ट करके रखने के लिए ग्लासेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग टेबल।
ऑपरेटिंग टेबल आपने देखा होगा, जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर ऑपरेटिंग टेबल होता है जहाँ पर पेशेंट को लेटा करके उसकी सर्जरी है वो की जाती है। सर्जिकल लाइट जो होती है ये आपके टेबल के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसके लिए होता है, और ये ब्राइट लाइट होती है जो आप स्पेसिफिकली जहाँ पर आपको ऑपरेशन करना है आप उसको सही से विजुअलाइज कर सको और अच्छी तरीके से आप वहाँ पर सर्जरी है उसको कर सको और किसी भी प्रकार का कोई शैडो या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पर ना आ सके। के बाद है कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर ये भी कंटिन्यूसली ईसीजी लेने के लिए होता है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट की एक्टिविटी देखने के लिए जो मॉनिटर का यूज़ किया जाता है उसको कार्डियक मॉनिटर कहा जाता है। उसके बाद है पल्स ऑक्सीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उसमें हम SpO2 लेने का काम करते हैं, सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन रेट, जिसमें हम पेशेंट की पल्स और उसका ऑक्सीजन का जो वैल्यू है 95 to 100% पेशेंट का नॉर्मल वैल्यू माना जाता है ऑक्सीजन का, तो वो कितनी मात्रा में है और कैसा चल रहा है ड्यूरिंग ऑपरेशन उसको देखने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन का मेनली यूज़ जो होता है वो जब ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाता है तो जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं और उनकी टीम होती है वो पेशेंट को एनेस्थीसिया लगाते हैं, जो जिस पर्टिकुलर एरिया का ऑपरेशन कर रहे हैं उस एरिया को के सेंसेशन को लॉस करने के लिए, ताकि उसको पेन ना हो सके। आफ्टर देन है स्टरलाइजेशन एंड डिकंटामिनेशन ऑफ सर्जिकल थिएटर। जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो सबसे फ्री करके रखना होता है, क्योंकि वहाँ पर छोटी से छोटी जो इन्फेक्शन है या माइक्रोब्स है वो बहुत बड़ी कंडीशन या बहुत सारे डिसीज़ को कॉज कर सकती है, और वहाँ पर हमेशा क्लीनिंग होनी चाहिए, जो एरिया है वो डिसकंटामिनेटेड होना चाहिए। इस ओटी में एवरीडे ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर फाउल स्मेल है वो हो जाती है, और इसको बाहर निकालने के लिए नेगेटिव एयर प्रेशर पंप का यूज़ किया जाता है, जिसे दिन में 2 से 3 बार करना पड़ता है, जिससे जो भी फाउल ओडर है वो ओटी से बाहर निकल जाए। हैंड वॉशिंग का जो प्रोसेस है ये सोप वाटर या फिर जो लिक्विड हैंड वॉश के जो सॉल्यूशंस आते हैं वाटर से हम कर सकते हैं, और इसमें जैसे मेडिकल और सर्जिकल दोनों प्रकार के हैंड वॉश इसमें यूज़ होते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल लॉन्ड्री। फर्स्ट है क्लीन एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वॉश्ड लिनन। जो भी हम लोग लिनन है, जो क्लॉथ्स है उसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत सारी क्वांटिटी में डाल दिए वॉश करने के लिए और वो सही से जो लिनन है जो क्लॉथ्स है वो क्लीन नहीं हो पा रहे हैं। सेकेंडरी है सप्लाई टू बी मेड ऑन रेगुलर बेसिस। और जो सप्लाई हो रहा है पेशेंट्स को हो, चाहे आपका जो नर्सिंग स्टेशन हो गया या जितने ऑपरेशन थिएटर है, आईसीयू में है, जितने भी सप्लाई हो रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में आप 3 से 4 जो लिनन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि ज़रूरत है तो उसे प्रोवाइड किया जा सकता है। स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। और हमको क्रॉस इन्फेक्शन से बचने चाहिए। वैसे भी लॉन्ड्री में पहले जो जितने भी लिनन है और जो क्लोथ्स है वो वॉश होते हैं, उसके बाद वो ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव के लिए जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है और एजुकेशनल लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।